जिस दिन असद साहब पार्लियामेंट के अंदर उनका भाषण होना होता है, तब भारतीय जनता पार्टी के एमपीज भी मुझसे पूछते हैं कि कितने बजे वो भाषण देने वाले। मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्यों, तो कहते हैं कि हम उनको सुनने के लिए रुकना चाहते हैं। मुझे ये पता चला कि लोकसभा के अंदर शिवसेना का एक भी जब सांसद मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि ये कहां गायब हो गए। लेकिन 2019 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े रहे, तो जिस पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की लहर चल रही थी, वहां पर औरंगाबाद के अंदर मजलिस की लहर चल रही थी। अगर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए अगर इस मुल्क का वजीर आजम बाहर निकल कर आकर लोगों को अंदर नफरतें फैलाने का काम कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए ये मुल्क कहां जा रहा है। और ऐसे सूरत हाल के अंदर हमारी सबकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने अखलाक के जरिए, हम अपने अमाल के जरिए, हम अपने मजहब के जरिए गैरों के दिलों को जीतने का काम हमको करना है। 1 साल पहले असद साहब ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली की जिम्मेदारी कलीम हफीज साहब के पास दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर मजलिस यकीनन यहाँ पर मजबूत हुई है। मैं आपसे माजरत इस बात के लिए भी चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने में इसलिए देरी हुई कि मैं समझता हूँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना आसान है, पार्लियामेंट से ओखला आना बड़ा मुश्किल है। मुझे जिस रास्ते से लाया गया वहाँ पर ऐसा ट्रैफिक जैम था कि गाड़ियाँ हिल नहीं रही थी, तो मुझे कहा गया कि थोड़ी देर पैदल चला जाए करके। तो मैं बोला चलिए पैदल चला जाए, तो थोड़ी देर पैदल मैं चला हूँ। मैंने खुद ने कहा कि चलिए अब गाड़ियाँ हिल नहीं रही है, मैं ही पैदल चलता हूँ। फिर जब काफी देर पैदल चले तो 3 पहिया रिक्शे में बिठाया गया। रिक्शे में बैठ के मैं रिक्शे में बैठा, फिर गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आया। तो मुझे ये समझ में आया कि हिंदुस्तान की इस मुल्क की राजधानी के अंदर सफ़र करना कितना आसान वो हो गया है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ रहा था मुझे। लेकिन एक बात मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी देर से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के इरादे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई सारे चेहरों के ऊपर मैं देख रहा था, नजर डाल रहा था, और वो गनीमत सोच रहे थे यार ये इलेक्शन जल्दी क्यों नहीं आ रहा, क्या करना पड़ रहा है, कितना इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन कलीम भाई ने जैसा बताया कि इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, मैं सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करने के लिए आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मजलिस ने इतनी मेहनत करी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन नतीजे जैसे चाहिए थे वैसे नहीं आए। दरअसल मजलिस की फितरत ही कुछ ऐसी है, या लोगों को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन इतना मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, मजलिस अगर गिरी है तो इंशाअल्लाह मजलिस उतनी ताकत के साथ उठेगी, चलेगी, और अगर फिर गिरी तो फिर उठेगी और फिर दौड़ेगी। यकीनन हम एक ऐसे मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां पर हमारे सामने इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स तैयार किए जाते हैं। मुझे तो ऐसा कलीम भाई ये लग रहा था कि आज के ट्रैफिक जाम कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, ये हर रोज का एक मामूल है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत होते हैं। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद करिएगा कि जब मजलिस आ जाएगी यहाँ पर, तो मजलिस सबसे पहले ये ट्रैफिक का मसला हल जरूर करिएगा। मैं आज इस बात से बहुत खुश हूँ कि मजलिस ने पिछले 1 साल के अंदर जो भी काम किया है, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर कलीम हफीज साहब ने पेश की है, ये रिपोर्ट सिर्फ अकेले कलीम हफीज साहब ने क्या किए हैं, इस रिपोर्ट में अकेले उनके बारे में बताया नहीं जाता, बल्कि आज अगर इतनी मोटी रिपोर्ट तैयार की गई है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी हिस्सेदारी है। आप लोगों की वजह से ही आज इतनी बड़ी एक रिपोर्ट तैयार की गई है।
देखिए, आज दिल्ली में भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चर्चा, ऐसी बातें सामने आ रही होगी कि पंजाब में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, दिल्ली में क्या होगा। अगर पंजाब में ये हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये हुआ है, मैं तो महाराष्ट्र की सरकार को चुनौती देता हूं, इलेक्शन करके बताओ, तुम्हें दिखाएंगे कि मजलिस की ताकत क्या है। आंकड़े मायने नहीं रखते। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ मजलिस ही महाराष्ट्र के अंदर चर्चा का मौजू बनी हुई है। उसकी वजह क्या है? एक ही सांसद है वहां पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन ऐसा हमने एक बयान छोड़ डाले हैं कि अब शिवसेना वाले भी सड़क के ऊपर निकल आए हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले भी भागते फिर रहे हैं। मुझे ये पता चला कि लोकसभा के अंदर शिवसेना का एक भी जब सांसद मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि ये कहां गायब हो गए। तो पता चला कि उद्धव ठाकरे साहब ने उनसे कहा है कि इम्तियाज जलील ने जो बयान दिया है, लोगों तक जाओ, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच में रहो और लोगों को समझाओ कि हमने अपना हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा नहीं है, हम कट्टर हिंदू है। अब बेचारे कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले परेशान हो गए, अब हम इसका जवाब क्या दे करके, क्योंकि सरकार तो बना लिए है। अब सरकार बनाकर उनकी पेचीदगियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी, तो मेरा यही कहना है कि आपके पास आंकड़े कितने होते हैं ये मायने नहीं रखता। इसीलिए तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इतने सालों तक, पिछले 20 साल से लगातार, वो अगर लोकसभा के अंदर अकेले थे तो उन्होंने अकेले रहते हुए भी अपना लोहा मनवाया, अकेले रहते हुए भी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। और मुझे आज भी इतनी खुशी होती है जिस दिन असद साहब पार्लियामेंट के अंदर उनका भाषण होना होता है, तब भारतीय जनता पार्टी के एमपीज भी मुझसे पूछते हैं कि कितने बजे वो भाषण देने वाले। मैं उनसे पूछता हूं आपको क्यों, तो कहते हैं कि हम उनको सुनने के लिए रुकना चाहते हैं। ये उस शख्स ने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं जो भी बोलूंगा, आपको पसंद आए या ना आए, कितना ही कड़वा सच क्यों ना हो, लेकिन मैं सच बोलूंगा इस ऐवान के अंदर। और जैसा जावेद साहब ने बताया कि असद साहब को या मुझे 2 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट, इससे ज्यादा का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि पार्लियामेंट का उसूल ये कहता है कि आपकी जितनी तादाद है उस हिसाब से आपको वक्त दिया जाएगा। हमारे 2 ही है, तो कभी 2 मिनट मिलते हैं, 3 मिनट मिलते हैं, लेकिन कभी भी आप देख लीजिएगा, जब भी खड़े रहते हैं वक्त जितना मिलता है उससे 3 गुना ज्यादा हम बोलते हैं, क्योंकि सुनने वाले भी चाहते हैं कि ये बोल जो रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसीलिए आपको ये वक्त मिलता है। मेरा यही आप लोगों से इल्तिजा है। कलीम हफीज साहब से मैं इतनी दरखास्त करूंगा कि 1 साल के अंदर आपने काम बहुत अच्छा किए, लेकिन इस सफर के अंदर अगर कोई हमसे छूट गया है तो उन्हें भी अपने साथ ले लें। अगर इस सफर के दौरान, मुझे भी मालूम है एक पार्टी चलाना कलीम साहब इतनी आसान बात नहीं है। मैं भी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, जब हम फैसले लेते हैं तो कई लोगों को इसके हमारे फैसलों के ऊपर एतराज होता है, लेकिन हमारी मंशा, हमारी नीयत यही होती है कि हम मजलिस को किस तरह से मजबूत करें। और उसी कोशिश के अंदर कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। मैं तो तमाम यहां पर जितने भी एनसीडी के इलेक्शंस के, दिल्ली के इलेक्शंस के ख्वाहिशमंद है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अपनी मेहनत जारी रखिए। इतनी मेहनत करिए कि आप आज मजलिस के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजलिस का टिकट हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कल जब इलेक्शन आए तो आपकी मेहनत देखकर सिर्फ मजलिस ही नहीं बल्कि और 4 पार्टियां भी आपके दरवाजे पे, आपके चौखट के ऊपर आए और आपसे कहे कि तुम इलेक्शन हमारे टिकट के ऊपर लड़ो। कभी भी
सियासत के अंदर मेहनत जाया नहीं जाती, और उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है तो कभी महाराष्ट्र के अंदर ठीक है, एक मर्तबा हम एमएलए चुनकर आ गए 2014 से 2019 के बीच। लोगों ने कहा कि नहीं, हमको मजलिस को जिताना है, लेकिन 2019 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े रहे तो जिस पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की लहर चल रही थी, वहां पर औरंगाबाद के अंदर मजलिस की लहर चल रही थी। और ये इसलिए हुआ, एक एमपी जीतना कोई मामूली बात नहीं है। लोग जिंदगी गुजार देते हैं कॉर्पोरेटर बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए, लेकिन एक एमपी अगर बनता तो किसी एक जात, एक धर्म या एक मजहब के ऊपर नहीं हम जीते हैं। कई सारे हमारे ऐसे हिंदू भाई थे, कई सारे ऐसे अलग अलग जात, धर्म और मजहब के लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, 5 साल हमने इस शख्स को एमएलए की हैसियत से देखा है जिसने कभी ये देखा नहीं कि कौन सी जाति वाला, कौन से धर्म का, किस मजहब का आदमी उसके पास आ रहा है। जो भी गया वो खाली हाथ नहीं गया, जो भी आया काम लेकर हमने सबका काम किए। इसीलिए 2019 के अंदर जब खड़े रहे तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लोगों ने आजमा चुके थे। और हम यही चाहते हैं कि आज आप ऐसी मेहनत करो कि आपके पीछे बड़ी बड़ी पार्टियां दौड़नी चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टियां आपके पीछे आनी चाहिए और आपसे इल्तिजा करनी चाहिए कि हम तुम्हें टिकट देते हैं, तुम हमारे टिकट से लड़ो, हमारी पार्टी से लड़ो। होगा, इख्तिलाफ रहते हैं, हर इंसान के काम करने का एक तरीका अलग होता है। मेरे काम करने का तरीका अलग होगा, कलीम साहब के काम करने का तरीका अलग होगा, असद साहब के काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन हमारी कोशिश, हमारा मकसद एक ही है। चाहे वो असद साहब का हो, इम्तियाज जलील का हो, कलीमुल हफीज साहब का हो, या किसी का भी हो, कि हम मजलिस से मोहब्बत करते हैं और मजलिस को बढ़ाना हम चाहते हैं। यही मकसद हम सबका है और यही वजह है कि आज आप 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो वो इस बात की गवाही है कि आज दिल्ली के अंदर भी मजलिस के चाहने वाले लोग हैं। यहाँ पर आप बुलाए नहीं गए हैं, आपको मजबूरन बिठाया नहीं गया, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे दिल्ली के अंदर मजलिस का परचम लहराना है। आपके अंदर भी ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा है कि मुझे वहां पर अगर शिकस्त हुई है तो यहां पर इंशाअल्लाह मैं फतेह दिलाऊंगा मजलिस को। ये जज्बा लेकर आप बैठे हैं और यकीनन इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है, बशर्ते ये कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब मजलिस का नाम हम अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसमें सबसे अहम लफ्ज अगर कोई है तो वो इत्तेहाद है, और वो इत्तेहाद अगर हमारी ही सफों के अंदर नहीं रहेगा तो हम कितनी भी मेहनत कर ले, असद साहब के जलसे होंगे, हम भी आएंगे आपके बीच में, दर जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, लेकिन लोग सुनने तो आएंगे, लेकिन वोट देंगे तो आपकी मेहनत कितनी है, आपकी ईमानदारी कितनी है, आप लोगों के अच्छे बुरे वक्त के अंदर कैसा खड़े रहते हैं, ये देखकर लोग वोट देंगे, ये देखकर लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। वरना जलसे तो बहुत होंगे, बहुत बड़े बड़े जलसे होंगे, और अगर हम इसी के अंदर खुश रहे कि इतने बड़े जलसे हुए हैं, आखिर में लोग जो है वो अपने नुमाइंदे के अंदर वो जज्बा देखना चाहते हैं कि कौन मेरे अच्छे बुरे वक्त के अंदर मेरे साथ खड़े रहेगा। मुझे खुशी होती है जब ऐसे जलसों के अंदर हम हमारे दलित भाइयों को देखते हैं, कई हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जो मीडिया में मजलिस को दिखाया जाता है मेरे भाई, वो अलग है,
वो एक तो साजिश के तहत वहां पर मजलिस को अलग चेहरा दिखाया जाता है। मजलिस वो जमात है जो सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने वाली जमात है। और कितने ऐसे हम आपको उदाहरण पेश करें। मैं खुद अपने औरंगाबाद के अंदर मेरे 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, मेरे दलित भाई भी है उसके अंदर, मेरी हिंदू बहन भी है, तो वहां पर मजलिस के झंडे के तहत वो चुनकर आई है। इंशाअल्लाह मैं आपको इतना यकीन दिला के जाता हूं, नतीजे कुछ भी हो, नतीजे उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे भी आए हो, इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह आपको ये ज़बान देकर जाता है, अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला महापौर अगर कहीं मजलिस का मिलेगा तो वो इंशाअल्लाह मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर आपको। इसलिए कि आज अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग भी ये बात मानते हैं कि हमको बताया तो कुछ और गया था मजलिस के बारे में। मजलिस के बारे में हमारे अंदर एक खौफ पैदा किया गया था, एक डर बताया गया था कि मजलिस सुनकर आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा करके। कलीम साहब, जब मैं चुनकर आया तो एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, पूरे उसके अंदर नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स थे। एक लेडी डॉक्टर और उसका शौहर, दोनों भी मियां बीवी डॉक्टर थे। वो सुबह से अपने ग्रुप के अंदर ये प्रार्थना कर रहे थे कि शिवसेना जीत कर आ जाए, एमआईएम अगर जीत कर आई तो हम औरंगाबाद में रह नहीं सकते हैं। ये डॉक्टर्स के ग्रुप के अंदर ये चर्चा चल रही थी। और जब असर के वक्त में मैं 5000 वोट से पीछे हो गया तो उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी। लेकिन असर के वक्त जब हमने अपना सर सजदे में डाला तो अल्लाह ने कहा कि रमजान के दिनों में मैं इतने सारे सजदों को मायूस नहीं होने दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जीत कर आए तो वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उसका शौहर, दोनों ने ये तय किया कि हम अपना अस्पताल बंद कर देंगे, हम औरंगाबाद से पूना शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अब मजलिस चुनकर आई है। उनका एक लड़का था जो 12वीं क्लास में पढ़ता था, उसने अपनी माँ को ये कहा कि माँ, मैं सुबह से इम्तियाज जलील और एमआईएम के जो सदर है ओवैसी साहब, उनके भाषण सुन रहा हूं, वो कभी भी हिंदू और मुसलमान के बारे में बात नहीं करते हैं, तो तुम इतना डर क्यों रही है? रात में 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो दोनों मियाँ बीवी पूरे जितने हमारे वीडियोस थे वो 5 बजे तक देखे और 5 बजे उन्होंने तय किए कि जितना हम सोच रहे थे इनके बारे में इतने ये बुरे नहीं हैं। किसी न किसी बहाने से वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं और एक ऐसा उन्होंने भरम लेकर आए थे कि एमआईएम का एमपी है, ये हमसे कैसा मिलेगा। जब वो मिले तो आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो दोनों डॉक्टर जो है वो आज पूरे औरंगाबाद के अंदर मजलिस का पैगाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मजलिस के बारे में वो सिर्फ अपने समाज के अंदर जाकर लोगों की तारीफ करते हैं कि हमने इतने सालों तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर लोगों से दूर होते गए। कभी जाओ और मिलो उस सांसद से तो तुम्हें पता चलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने अमाल के जरिए, हमें अपने काम के जरिए लोगों का दिल जीतना है। आज इस मुल्क के अंदर अगर एक फिल्म के जरिए अगर नफरतें फैलाने का काम किया जा रहा है, अगर एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए अगर इस मुल्क का वजीर आजम बाहर निकल कर आकर लोगों को अंदर नफरतें फैलाने का काम कर रहा है तो आप अंदाजा लगाइए ये मुल्क कहां जा रहा है। और ऐसे सूरत हाल के अंदर हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने अखलाक के जरिए, हम अपने अमाल के जरिए, हम अपने मजहब के जरिए गैरों के दिलों को जीतने का काम हमको करना है और हम कर सकते हैं ये काम। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में आप लोग ये मायूसी अपने अंदर से निकाल दीजिएगा, अपने जहनों से ये बात निकाल दीजिएगा कि वहां का नतीजा क्या हुआ है। अपने अंदर एक अज़्म पैदा करिएगा, एक अहद ले लीजिएगा
कि अगर वहां पर मैं गिरा हूं तो इंशाल्लाह यहां पर मैं चलूंगा नहीं बल्कि दौड़ूंगा यहाँ। इस अज़्म के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं आप तमाम लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वैसे भी बहुत देर आप लोग इंतज़ार करें। मैं करीम हफीज़ साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तमाम मजलिस के चाहने वालों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मिलकर यहाँ पर मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़